बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नामक गांव में नैना और सुनैना अपनी माँ कलावती के साथ एक छोटे से किराए के घर में रहती थी। कलावती बहुत मेहनत से खेतों में मजदूरी करती थी, तब जाकर वह अपनी दोनों बेटियों को 2 समय का खाना खिला पाती थी। लेकिन धीरे धीरे कलावती की तबीयत खराब रहने लगी और एक दिन अचानक शाम को खेतों से मजदूरी कर कर घर वापस आती है तो वह बेहोश हो जाती है। अपनी माँ को बेहोश देखकर नैना और सुनैना बहुत ज्यादा घबरा जाती है। कुछ समय बाद कलावती को होश आता है। तभी सुनैना कहती है, क्या माँ, आपने तो हमारी जान ही निकाल दी थी। आपके सिवा हमारा इस दुनिया में है ही कौन। मैं कितने दिन से देख रही हूँ आपकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब रह रही है। आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। नैना सुनैना, मेरी प्यारी बच्चियों, अब डॉक्टर को दिखाने का समय नहीं रहा। मेरा ऊपर जाने का समय आ गया। मुझे माफ कर दो मेरी बच्चियों। अब मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकती। लेकिन मेरे जाने के बाद तुम दोनों अकेली नहीं रहोगी। आज मैं तुम्हें तुम्हारे पिता के बारे में बताती हूँ। पास वाले ही गांव में तुम्हारे पिता अपनी दूसरी पत्नी विनीता और अपने बेटे कृष्णा के साथ रहते हैं। तुम दोनों वहां चली जाना और अपने पिता को अपनी आप बीती बताना। वह इतने भी कठोर नहीं है कि तुम्हें अपने घर में रहने की जगह ना दे। मेरी बच्चियों, एक दूसरे का ख्याल रखना। कलावती बस इतना ही कह पाती है और तभी कलावती की मृत्यु हो जाती है। अपनी माँ की मृत्यु के बाद दोनों बहनें बहुत फूट फूट कर रोती हैं। नहीं माँ, हमें आपकी जरूरत है। अपनी आंखें खोलिए। नहीं माँ, आप हमें इस तरह से अकेला छोड़ के नहीं जा सकती। माँ, हम आपके बिना नहीं रह सकते। हमें आपकी जरूरत है। माँ, अपनी आंखें खोलिए। अपनी आंखें खोलिए। इस तरह दोनों बहनें बहुत फूट फूट कर रोती हैं और कुछ समय बाद अपनी माँ का दाह संस्कार कर देती हैं। अपनी माँ का दाह संस्कार करने के बाद वह अपने पिता के घर जाने के लिए निकल जाती हैं और कुछ ही समय में अपने पिता के घर पहुँच जाती हैं और वहाँ जाकर उन्हें सब बताती हैं। यह सब सुनकर राम प्रकाश को भी दुख होता है, लेकिन विनीता नैना और सुनैना को देखते ही आग बबूला हो जाती है। तभी राम प्रकाश विनीता से कहता है, देखो भाग्यवान, जब तक कलावती जिंदा थी तब तक तो मेरी बेटियां मेरे पास नहीं थी, लेकिन अब मैं अपनी दोनों बेटियों की जिम्मेदारी उठाना चाहता हूँ। कृपया करके इन्हें इस घर से दूर मत करो। देखो जी, मैं इन दोनों मनहूस लड़कियों को अपने घर में रहने की अनुमति तो दे देती हूँ, लेकिन इन दोनों मनहूस लड़कियों को जिस तरह से मैं रखूंगी इन्हें उसी तरह से रहना होगा। अगर बीच में आपने कुछ बोला और इनके ऊपर फालतू पैसे खर्च किए तो मैं अपने बेटे कृष्णा को लेकर मायके चली जाऊंगी और कभी वापस नहीं आऊंगी। पहले ही सोच लेना। राम प्रकाश विनीता की इस शर्त पर तैयार हो जाता है। तभी नैना अपनी सौतेली माँ से कहती है, माँ, आप चिंता ना करो। आप हमें जैसे भी रहने के लिए कहेंगी हम वैसे ही रहने के लिए तैयार हैं। मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ और आज के बाद मुझे माँ कहने की कोशिश भी मत कर लेना। अब खड़ी होकर यहाँ पर बात ही करती रहोगी या फिर कुछ काम भी करोगी। स्टोर रूम में गेहूँ रखे हैं, वह सारे गेहूँ पिसने हैं, उसके बाद ही तुम्हें खाना मिलेगा। समझ आ रही है? पता नहीं मनहूस लड़कियाँ कहाँ से आ गई, कब इनसे छुटकारा मिलेगा। नैना और सुनैना चुपचाप स्टोर रूम में चली जाती हैं और स्टोर रूम में जाकर देखती हैं तो वहाँ पर बहुत सारी गेहूं की बोरियां रखी थी, जिन्हें देखकर नैना और सुनैना चौंक जाती हैं। तभी नैना सुनैना से कहती है, दीदी, इतने सारे गेहूं हम दोनों कैसे पीस सकते हैं? और जब तक ये सारे गेहूं नहीं पीस पाएंगे तब तक हमारी सौतेली माँ हमें खाना नहीं देंगी। भूख तो बहुत तेज लगी है दीदी। कोई बात नहीं मेरी प्यारी बहन, हम कोशिश करते हैं। कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। थोड़ा दर्द होगा लेकिन उसके बाद हमें खाना मिल जाएगा। चलो मेरी प्यारी बहन, अब समय बर्बाद नहीं करते।
नैना और सुनैना गेहूं पीसना शुरू हो जाती हैं। दोनों बहन बहुत मेहनत से गेहूं पीसती हैं। उनके हाथ में छाले भी निकल आते हैं, लेकिन वह हार नहीं मानती और रात तक सारे गेहूं पीस देती हैं। गेहूं पीसने के बाद सुनैना अपनी सौतेली माँ के पास जाती है और उनसे खाना मांगती है। आपने जितने भी गेहूं दिए थे वह सब पिस चुके हैं। अब आप हमारे हिस्से का खाना दे दीजिए, बहुत तेज भूख लगी है। देखिए, गेहूं पीसने की वजह से हमारे हाथ में छाले भी निकल आए हैं। हो सके तो छालों पे लगाने के लिए दवाई भी दे दीजिए। इन दोनों मनहूस लड़कियों ने सारे गेहूं पीस दिए। मैंने तो इतने सारे गेहूं इसलिए दिए थे ताकि इतना सारा काम देखकर इस घर को छोड़कर भाग जाए। अब मैं इन दोनों मनहूस लड़कियों को सूखी रोटी खाने के लिए देती हूँ और जब तक देती रहूंगी जब तक इस घर को छोड़कर भाग नहीं जाती। अगर दोनों मनहूस लड़कियाँ इसी घर में रहती रही तो मेरे बेटे की प्रॉपर्टी तो कम हो जाएगी, इन दोनों मनहूस बहनों में बट जाएगी। कुछ तो करना होगा मुझे। ऐसा सोचकर विनीता कल की एक एक सूखी रोटी दोनों बहनों को खाने के लिए दे देती है। दोनों बहनें अपनी किस्मत समझकर उस सूखी रोटी को पानी के सहारे खा लेती हैं। ऐसे ही कुछ दिन तक चलता रहा। विनीता दोनों बहनों के ऊपर बहुत अत्याचार कर रही थी, लेकिन दोनों बहनें चुपचाप उस अत्याचार को सहन कर रही थी। इन सब से भी जब बात नहीं बनती तो विनीता एक दिन बहुत बड़ा प्लान बनाती है। नैना सब्जी काटने के लिए चाकू लेकर जा रही थी, तभी विनीता कृष्णा को नैना के पास भेजती है और उसके बाद नैना के पास आकर उसको जोर से थप्पड़ मारती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अरे अरे, मेरे बेटे को मार दिया, इसके हाथ में देखो चाकू है। अजी सुनते हो, देखो आपके इकलौते बेटे को मारना चाहती है आपकी दोनों मनहूस बेटियां ताकि सारी प्रॉपर्टी इनके नाम हो जाए। मैं तो पहले ही मना करती थी कि इन दोनों मनहूसों को अपने घर में नहीं रखते, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। मेरा लाडला बेटा, अभी इसे मार देती तुम्हारी बेटियां। ऐसा कहकर बहुत चिल्ला रही थी। राम प्रकाश आकर देखता है तो नैना के हाथ में चाकू और कृष्णा नीचे लेटा हुआ था। यह देखकर राम प्रकाश को भी धोखा हो जाता है कि जैसे नैना कृष्णा को मारना चाहती थी। तभी राम प्रकाश नैना और सुनैना को धक्के मारकर अपने घर से बाहर निकाल देता है। बेचारी नैना और सुनैना अपनी सफाई में कुछ कह भी नहीं पाती और चुपचाप अपने पिता का घर छोड़कर एक जंगल में आ जाती हैं। तभी नैना रोते हुए सुनैना से कहती है, दीदी, हमने अपनी सौतेली माँ का कितना अत्याचार सहन किया। काम करते करते हाथों में छाले पड़ गए, सूखी रोटी खाते खाते पेट में दर्द हो गया, लेकिन फिर भी उन्होंने वही किया जो उन्हें करना था। हमें अपने घर से धक्के मार के निकलवा दिया और पिताजी के सामने भी हमें छोटा बना दिया। अब हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे दीदी? ऐसा कहकर नैना बहुत रो रही थी। तभी सुनैना देखती है कि एक बूढ़ी औरत बहुत सारी लकड़ियां लेकर जा रही है। तभी सुनैना उस बूढ़ी औरत के पास जाती है और उस बूढ़ी औरत की मदद करने के लिए कहती है। तभी वह बूढ़ी औरत कहती है, बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं बुढ़िया नहीं हूँ, मैं एक परी हूँ। मुझे एक जादूगरनी ने अपनी काली शक्तियों से बुढ़िया बना दिया और वह मुझसे दिन रात काम करवाती है। तुम दोनों बहुत अच्छी हो, क्योंकि आज तक किसी ने मेरी मदद के लिए नहीं कहा। तुम ही मेरी मदद कर सकती हो। उस जादूगरनी के पास मेरा जादुई सोने का गुलाब घर और दूसरा जादुई चांदी का गुलाब घर है। अगर मैं एक एक बार दोनों घर के अंदर जाऊंगी तो मैं अपने पहले रूप में आ जाऊंगी, लेकिन वह लाना बहुत मुश्किल है बेटा। परी जी, आप मुसीबत में हैं और मेरी माँ हमेशा समझाती थी कि हमेशा मुसीबत में आए लोगों की मदद करनी चाहिए। यही इंसानियत होती है कि एक इंसान दूसरे इंसान के काम आए। नैना और सुनैना परी से ऐसा कहकर जादूगरनी की गुफा में पहुंच जाती हैं और चुपके से पीछे से जादूगरनी के ऊपर हमला कर देती हैं और उसके बाद उसे बांध देती हैं। तभी जादूगरनी नैना और सुनैना से कहती है,
देखो देखो, तुम दोनों बहनें बहुत बड़ी गलती कर रही हो। अगर तुम मुझसे हाथ मिला लेती हो तो मैं तुम्हें बहुत सारी धन दौलत दूंगी, इतनी धन दौलत कि तुम्हें कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। लेकिन तुम उस बुढ़िया परी को यह जादू सोने और चांदी के गुलाब घर ले जाकर मत दो। मेरी बरसों की मेहनत है, मैंने इन्हें बहुत मेहनत से चुराया है और उस परी को बुढ़िया बनाया है। तुम ऐसा मत करो। चुप कर दुष्ट जादूगरनी, हमें धन दौलत का लालच नहीं है, हम उस परी की मदद करना चाहते हैं। और तू जादू सोने और चांदी के गुलाब घर से इस दुनिया पर राज करना चाहती है ना? हम ऐसा नहीं होने देंगे। अभी देख हम बाहर निकल के तेरे साथ क्या करते हैं। इस तरह दोनों बहनें बहुत बहादुरी से उस जादूगरनी से जादू सोने और चांदी के गुलाब घर लेकर बाहर आ जाती हैं और कुछ समय बाद जादुई सोने और चांदी के गुलाब घर उस बूढ़ी परी को दे देती हैं। जैसे ही वह परी जादुई सोने के गुलाब के घर के अंदर और जादुई चांदी के गुलाब के घर के अंदर कदम रखती है तो वह पहले की तरह बहुत सुंदर परी बन जाती है। और उसके बाद वह दोनों बहनों से कहती है, सच में तुम दोनों बहनों ने धन दौलत का लालच नहीं किया। तुमने ईमानदारी से जादू सोने और चांदी का गुलाब घर मुझे लाकर दे दिया। अगर तुम चाहती तो जादूगरनी की बात मान लेती और धन दौलत लेकर मुझे यह जादू सोने और चांदी के गुलाब घर कभी न देती। इसलिए मैं तुम्हारी ईमानदारी देखकर तुम्हें जादू सोने का गुलाब घर देती हूँ। इस घर में तुम्हें बहुत सारी धन दौलत मिलेगी, कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। परी की बातें सुनकर दोनों बहनें बहुत खुश हो जाती हैं और परी को धन्यवाद कहती हैं। कुछ समय बाद जादुई सोने के गुलाब के घर के अंदर चली जाती हैं और वहां जाकर दोनों बहनें देखती हैं तो वहां पर बहुत सारी धन दौलत होती है। यह देखकर बहुत खुश हो जाती हैं। बिल्कुल दोनों बहनें अब राजकुमारी की तरह अपनी जिंदगी जीने लगती हैं। ऐसे ही समय बीत रहा था और एक दिन नैना और सुनैना गरीब और मजबूर लोगों में खाना बांट रही थी। तभी दोनों बहनें देखती हैं कि विनीता भी उसी लाइन में लगी है। नैना और सुनैना वहां जाकर अपनी सौतेली माँ से पूछती हैं कि वह इस लाइन में क्यों लग रही हैं। तभी विनीता रोते हुए नैना और सुनैना से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो तुम दोनों, मैंने तुम जैसी बेसहारा अनाथ लड़कियों पर इतना अत्याचार किया और जानबूझकर तुम्हारे ऊपर झूठा इल्जाम लगाकर घर से निकाल दिया, जिसकी सजा मुझे बहुत अच्छी तरह मिली। तुम्हारे घर से जाने के बाद पहले तुम्हारे पिता हमें छोड़कर चले गए और उसके बाद मेरा बेटा बहुत बीमार हो गया। उसके इलाज कराने में घर बार सब कुछ चला गया, कुछ नहीं बचा मेरे पास। मैं सड़क पर आ गई। हो सके तो मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दो। माँ, गलती तो हम इंसानों से ही होती है और अगर गलती का पछतावा हो जाए तो उस इंसान को दूसरा मौका दे देना चाहिए। इसलिए हम दोनों बहनों ने तुम्हें माफ कर दिया। आप कृष्णा के साथ हमारे जादुई सोने के गुलाब के घर के अंदर रह सकती हैं। इस तरह नैना और सुनैना अपनी सौतेली माँ को बड़ा दिल करके माफ कर देती हैं और उनके साथ और अपने सौतेले भाई के साथ जादुई सोने के गुलाब के घर के अंदर एक हंसी खुशी जीवन बिताती हैं। बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नामक गांव में रेखा अपने पति अमित और दो छोटे बच्चे काव्य और राहुल के साथ रहती थी। वह लोग बहुत गरीब थे। अपने दोनों बच्चों का पालन पोषण करने के लिए जंगल से कुछ लकड़ियां लाकर बेचा करते थे और उसी से अपना घर चलाते थे। एक दिन हमेशा की तरह अमित और रेखा जंगल जाते हैं लकड़ियां लेने के लिए। तभी बहुत तेज तूफान आ जाता है, जिसकी वजह से पेड़ आपस में टकराकर गिरना शुरू हो जाते हैं और एक पेड़ अमित के ऊपर आकर गिर जाता है, जिसकी वजह से उसकी तुरंत मृत्यु हो जाती है। और दूसरा पेड़ रेखा की टांग पर गिरता है, जिसकी वजह से उसके बहुत खून निकलता है। रेखा अमित की मृत्यु के बाद बहुत रोती है। अमित, अपनी आंखें खोलो, घर पर हमारे दो बच्चे हैं, हमारा इंतजार कर रहे हैं। देखो, मुझे और हमारे बच्चों को इस तरह से छोड़कर मत जाओ। हमारे बच्चे तुम्हारे बारे में पूछेंगे तो मैं उनसे क्या कहूँगी? उनके पिता उन्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। नहीं अमित, तुम हमारे साथ ऐसा तो मत करो। कृपया करके अपनी आंखें खोलो अमित, अपनी आंखें खोलो। ऐसा कहकर रेखा बहुत रो रही थी। तभी वहाँ पर एक बूढ़ी औरत आती है और वह रेखा से कहती है, बेटा, तुम्हारे पति तुम्हें छोड़कर जा चुके हैं और अभी तुम्हें अपना ख्याल रखना है। तुम्हारे पैर से बहुत खून निकल रहा है। जाओ, अपने घर जाओ और अपना ख्याल रखो।
तुम्हें अपने दोनों बच्चों को भी संभालना है। रेखा उस बूढ़ी औरत की बात समझ जाती है और वह कुछ समय बाद घर चली जाती है। घर जाने के बाद काव्या और राहुल अपनी माँ की ये हालत देखकर घबरा जाते हैं। तभी काव्या अपनी माँ से कहती है, माँ, यह आपको क्या हो गया? आप व्हील चेयर पर क्यों बैठी हैं? अच्छा, आपके पैर में चोट लगी है इसलिए। माँ, पिताजी कहाँ हैं? इतना तेज तूफान आ गया था, हम दोनों तो घबरा ही गए थे, कहीं आप दोनों को कुछ ना हो जाए। माँ, आप कुछ जवाब क्यों नहीं दे रही? बस रोती जा रही हैं। हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं, पिताजी कहाँ हैं माँ? काव्या, राहुल, मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारे पिताजी हमें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। मैं भी किसी काबिल नहीं बची। एक बूढ़ी औरत ने यहाँ तक पहुँचाने में मेरी मदद की है। अब तो मैं अपने पैरों से चल भी नहीं सकती। तुम्हारे पिता का अभी अंतिम संस्कार कर कर ही आ रही हूँ। तेज तूफान की वजह से पेड़ गिरना शुरू हो गए। एक पेड़ से तुम्हारे पिता हमें छोड़कर चले गए, दूसरे पेड़ ने मेरे पैर ले लिए। अब मैं तुम दोनों का पालन पोषण कैसे करूँगी? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। माँ, आप हमेशा कहती थी ना, हमारे दादा दादी का घर बहुत बड़ा है और वहाँ पर चाचा चाची, उनके बच्चे सभी रहते हैं, तो हम वहाँ जाएंगे। आखिर वहाँ हमारा भी तो घर है, उसमें हमारा भी तो हिस्सा है। तो बस आप चिंता क्यों करती हैं? हम वहीं जाएंगे। नहीं मेरे प्यारे बच्चों, हम वहाँ नहीं जा सकते क्योंकि तुम्हारे पिताजी और मैंने पसंद से शादी की थी, उसी समय उन्होंने हमें घर से निकाल दिया था। रेखा अपने दोनों बच्चों के साथ बातें कर ही रही थी, तभी अचानक तेज तूफान के साथ बारिश शुरू हो जाती है और इतनी तेज बारिश होती है कि रेखा की झोपड़ी के अंदर पानी आना शुरू हो जाता है, सामान बहना शुरू हो जाता है। यह देखकर रेखा और घबरा जाती है कि वह कहाँ जाएगी। जब रेखा को कोई और सहारा नजर नहीं आता तो वह अपनी ससुराल जाने का फैसला करती है। रेखा अपने दोनों बच्चों के साथ अपनी ससुराल पहुंच जाती है और वहां जाकर अपनी सास को अपनी आप बीती बताती है। तभी रेखा की सास रेखा से कहती है, क्यों करमजली, पहले तो तूने मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया और उसके बाद जब मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा तो तू अपना हिस्सा लेने इस घर में आ गई। तो जैसी अपाहिज औरत और तेरे दोनों बच्चों को इस घर में जगह नहीं मिलेगी। चली जा यहाँ से। पहले तो मेरे बेटे को खा गई, अब क्या तू हमें खाने आई है? निकल जा यहाँ से, तुझे इस घर में थोड़ी भी जगह नहीं मिलेगी। सासू माँ, हमें अपने घर में कुछ दिन रहने के लिए जगह दे दो। मैं अपाहिज हूँ, मेरे दोनों छोटे बच्चे हैं, मैं इन्हें कहाँ लेकर जाऊंगी? मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, जब तक बाढ़ का खतरा टल नहीं जाता तब तक आप हमें अपने घर में रहने की अनुमति दे दीजिए ना। मेरे दोनों छोटे बच्चे के ऊपर थोड़ा सा तो रहम करो, आखिर ये तुम्हारे भी पोता पोती हैं, इनके ऊपर इतना तो जुल्म मत करो। ना मैं तुझ पर और न तेरे इन दोनों छोटे बच्चे के ऊपर कोई रहम करूंगी। निकल जाए यहाँ से। और मैंने कोई अनाथ आश्रम नहीं खोल रखा जो मैं तुम्हें अपने घर में रहने की अनुमति दूं। जाओ यहाँ से, बाढ़ में डूबकर मर जाओ। ऐसा कहकर रेखा की सास अपने घर का दरवाजा बंद कर लेती है। रेखा इतनी तेज बारिश में अपने दोनों बच्चों के साथ कहीं रहने का आसरा ढूंढ रही थी। तभी वह अपने दोनों बच्चों से कहती है, अब तो ऐसा लगता है पहाड़ी पर जाकर ही रहना होगा, क्योंकि यहाँ तो कहीं रहने की कोई जगह नजर नहीं आ रही। जिनके पक्के और अच्छे मकान हैं, वह अपनी छतों पर रह रहे हैं। हम यहाँ झोपड़ी डालकर भी नहीं रह सकते, सिर्फ एक पहाड़ी पर जाने का ही आसरा है। चलो मेरे प्यारे बच्चों, पहाड़ी पर चलते हैं, देखते हैं वहाँ पर हम अपना जीवन कैसे बिताते हैं। और वैसे भी जो ऊपर वाले ने हमारी किस्मत में लिखा है वो तो होकर ही रहेगा। ऐसा कहकर रेखा अपने दोनों बच्चों के साथ पहाड़ी पर चली जाती है और वहां जाकर रेखा और उसके दोनों बच्चे देखते हैं तो चारों तरफ फल के पेड़ लगे हैं, बांस के पेड़ लगे हैं, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। बहुत अच्छा लग रहा था। तभी काव्या अपनी माँ से कहती है, माँ, पहाड़ी पर तो कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पर हमें खाने की कोई भी परेशानी नहीं होगी। यहाँ पर कितने सारे फल के पेड़ हैं, हम जब तक चाहें यहाँ पर आराम से रह सकते हैं। बहुत समय बाद हम फल खाएंगे। हाँ बेटा, वो तो सब ठीक है, लेकिन यहाँ पर जंगली जानवर भी रहते हैं। हम इस तरह से खुले में नहीं रह सकते। हमें रहने के लिए एक झोपड़ी की आवश्यकता है, इसलिए हमें लकड़ियाँ चाहिए। माँ, वह देखिए सामने जो पेड़ है कितना छोटा है, इस पर लकड़ियाँ भी बहुत ज्यादा हैं। चलिए उसे काटकर अपने लिए एक झोपड़ी बनाते हैं।
नहीं राहुल बेटा, हम किसी पेड़ को नहीं काटेंगे। वह भी हमारी तरह सांस लेते हैं और उनकी वजह से हम सांस ले पाते हैं। हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए बेटा। अगर हम इस तरह से पेड़ काटते रहे तो एक दिन हमारा जीवन बहुत मुश्किल में पड़ जाएगा। मगर माँ, जंगल से लकड़ियाँ लाकर आप भी तो बेचा करती थी, फिर आज आप गलत क्यों बता रही हैं? बेटा, तुम्हें पता है हमारे ही पड़ोस में राम प्रकाश जी रहते थे। वह भी हमारी तरह गरीब थे, लेकिन एक दिन वह कितने अमीर हो गए सिर्फ इस वजह से कि वह पेड़ काटकर लकड़ियां बेचा करते थे और हम गरीब के गरीब रहे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पिता और मैंने कभी आज तक एक पेड़ नहीं काटा। हम सिर्फ जंगल से वही लकड़ियां लेकर आते थे जो जंगल में पेड़ से खुद गिरकर टूट जाया करती थी। अब समझ में आया कि हमने कभी भी एक भी पेड़ नहीं काटा, सिर्फ इस वजह से कि पेड़ की वजह से हम सांस ले पाते हैं। हाँ माँ, हम दोनों भाई बहन बहुत अच्छी तरह से समझ गए। अब हम कभी पेड़ नहीं काटेंगे। माँ देखिए, सामने बहुत लकड़ी पड़ी है, चलिए उन्हें उठाकर अपने लिए एक झोपड़ी बनाते हैं। राहुल और काव्या दोनों भाई बहन लकड़ियाँ उठाते हैं और झोपड़ी बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनसे झोपड़ी नहीं बन पाती। तभी वहाँ पर बहुत खतरनाक जंगली भालू आ जाता है, जिसे देखकर दोनों भाई बहन बहुत घबरा जाते हैं। माँ, ये जंगली भालू तो हमारी ही तरफ आ रहा है और अभी तो हमारी झोपड़ी भी नहीं बन पाई। माँ, हम कहाँ जाएंगे? कहीं जंगली भालू हमें खा ना जाए। माँ, बहुत डर लग रहा है। जंगली भालू को देखकर दोनों भाई बहन बहुत डर रहे थे। तभी उन्हें किसी की आवाज आती है और वह आवाज कहीं और से नहीं बल्कि जादुई बांस के पेड़ से आ रही थी। वह रेखा से कहता है, रेखा, तुम बहुत अच्छी हो। तुमने आज तक कभी कोई पेड़ नहीं काटा और तुम अपने बच्चों को भी ऐसी ही सीख दे रही हो। यह सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैं एक जादुई बांस का पेड़ हूँ और तुम्हारी अच्छाई देखकर मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? जादुई बांस का पेड़? नहीं नहीं, तुम सपना नहीं देख रही। जंगली भालू भी तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा। बस तुम आंखें बंद करो, तभी तुम्हारे सामने बहुत सारे जादुई बांस आ जाएंगे और जैसा भी घर तुम सोचोगी वैसा घर तुम्हारा बन जाएगा। जादुई बांस की बातें सुनकर रेखा बहुत खुश हो जाती है और वह जैसे ही अपनी आंखें बंद करती है तो वहाँ पर बहुत सुंदर जादुई बांस का घर बनकर तैयार हो जाता है, जिसे देखकर रेखा और उसके दोनों बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और रेखा जादुई बांस के पेड़ को धन्यवाद कहती है। रेखा, राहुल और काव्या जादुई बांस के घर के अंदर जाते हैं तो वह अंदर से बिल्कुल एक महल की तरह था। वहाँ हर तरह की चीज थी। यह देखकर रेखा और उसके दोनों बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और वह पेट भरकर खाना खाते हैं। कुछ समय बाद रेखा बाहर देखती है तो बहुत सारे लोग खड़े हैं। वह आपस में बातें कर रहे थे। हमारे गांव में तो पूरी तरह से बाढ़ आ चुकी है। पहाड़ी पर आने के अलावा हमारे पास तो कोई और चारा नहीं था, लेकिन यहाँ पर हम कैसे रहेंगे? अपनी जान बचानी मुश्किल पड़ रही है। अब हम क्या करें? तभी रेखा उन लोगों के पास जाती है और उनसे कहती है, सुनो, अगर आप लोग चाहो तो मेरे घर में रह सकते हो। मेरा घर बहुत बड़ा है, आप लोग आराम से रह सकते हैं जब तक आप लोगों का दिल चाहे तब तक। रेखा की बातें सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं और वह रेखा के जादुई बांस के घर में चले जाते हैं और वहां जाकर रहते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। तभी पहाड़ी पर रेखा का भी ससुराल आ जाता है। उनका भी घर पूरी तरह से बाढ़ में डूब चुका था, इसलिए वह भी अपनी जान बचाने पहाड़ी पर ही आए थे। वह रेखा और उसके दोनों बच्चों को लोगों की मदद करते देखते हैं। तभी रेखा की सास कहती है, अरे ये तो हमारी बहू रेखा है, ये तो लोगों की मदद कर रही है, अपने घर में रहने की जगह दे रही है। हम तो उसके ससुराल वाले हैं, ये तो हमारी मदद जरूर करेगी। चलो चलते हैं, हम इसके घर में रहने की जगह मांगते हैं। ऐसा कहकर रेखा की सास रेखा के पास जाती है और उससे कहती है, बहू, हम मुसीबत में हैं, हमारी मदद करो, हमें अपने घर में रहने की जगह दे दो। नहीं माँ, आप इन्हें अपने घर में रहने की जगह मत देना। इन्होंने हमें भी तो अपने घर से धक्के मारकर निकाला था। अब हम इन्हें अपने घर में जगह क्यों दे? इन्होंने हमारी मदद नहीं की, हम इनकी मदद नहीं करेंगे। नहीं काव्या बेटा, हम इनकी मदद जरूर करेंगे। अगर कोई हमारी मदद नहीं करता तो जरूरी नहीं हमें उसकी मदद नहीं करनी चाहिए। उसके कर्म उसके साथ हैं और हमारे कर्म हमारे साथ हैं। हमें हमेशा दूसरों के साथ अच्छा ही करना चाहिए, भले ही उसने हमारे साथ गलत क्यों न करा हो। माँ जी, अंदर आ जाइए और आप सब लोग भी अंदर आ जाइए।
रेखा सभी को अंदर बुलाती है। तभी रेखा की सास को जादुई बांस का घर उसे पहाड़ी से नीचे गिरा देता है, जिसकी वजह से वह बाढ़ के पानी में बह जाती है और रेखा के ससुराल वाले जादुई बांस के घर के अंदर चले जाते हैं। रेखा की सास को उसके किए की सजा मिल जाती है और रेखा इसी तरह अपने जादुई बांस के घर की मदद से लोगों की मदद करती है और खुद भी अपने बच्चों के साथ एक हंसी खुशी जीवन बिताती है।